चले जी। A 50-year old male obese gives 1 month history of polyuria, polydipsia without any weight loss. The history is suggestive of type 2 diabetes. ये काइंडली आप सब लोग अपने कैमरास ऑफ कर लें, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही इसलिए मुझे बार बार आगे पीछे जाना पड़ रहा है। यूसरा काइंडली आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, थैंक यू। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ 50-year old, आवाज नहीं आ रही? किसी को भी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ इनको नहीं आ रही? आ रही है। चलें जी। अ 50-year old male obese male है, 50-year old एज है, 1 month history of polyuria, polydipsia without any weight loss। अब पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया है और ओबीज मेल है, हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ टाइप 2 डायबिटीज है। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने हमें खुद ही बता दिया, हमें डायग्नोज करने की जरूरत ही नहीं है। पूछा हमसे ये हुआ है कि क्राइटेरिया बताएं किस तरह आप डायग्नोज करते हैं, तो आपने वो सारा क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि हम HbA1c का लेवल देखते हैं, हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, हम रैंडम ग्लूकोज चेक करते हैं, वो कितने लेवल्स हो। जो स्टेप अप में टेबल बना हुआ है, मैंने आपको कहा भी था आपने ये टेबल याद करना है कि कब हमने कहना है कि ये प्री डायबिटिक है और कब हमने कहना है कि ये वाले पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है? टेस्ट की, इससे हमें पता चल जाता है, हम डायबिटीज को अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं। और जिन लोगों का गायनी वार्ड है या जो गायनी का ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया चलें जी, जल्दी से मुझे बता दें नाम, कौन सी हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं जो हम डायबिटीज में यूज करते हैं। किसी को किसी ओरल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का नाम नहीं याद? यस, वेरी गुड, मेटफॉर्मिन। चलें, एक तो मेटफॉर्मिन हो गई, बाकी बाकी तीन भी जल्दी से बता दें कौन सी हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। सल्फोनाइल यूरियाज, वेरी गुड तैयबा। एक हम सल्फोनाइल यूरियाज यूज करते हैं, एक हम मेटफॉर्मिन यूज करते हैं, और हाँ जी, थायाजोलिडाइन डायोन्स यूज करते हैं। एक आर्बोज इसमें हमारे पास आते हैं। SGLT2 जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो यूज करते हैं, सीटाग्लिप्टिन वगैरह। हाँ जी, SGLT2 इनहिबिटर्स यूज करते हैं। ये 4 ड्रग्स हो गई, ये कल ही आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है।
सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैंने ये बताया कि एक तो हम इसको यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए, और दूसरा हमारे पास जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उसको डायग्नोज करने के लिए भी हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। ठीक है, ये फर्दर मैं लिख के भी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। अब नेक्स्ट है हमारे पास A 35-year-old diabetic presents to the outpatient department with history of weight loss. ठीक है, डायबिटिक बंदा है, ऑलरेडी नोन केस है डायबिटीज का, उसने प्रेजेंट किया है विद हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, लेथार्जी एंड नंबनेस ऑफ बोथ रीजन। बीपी कितना है 150/90, मतलब ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे हमें लॉस मिला दोनों एंकल जर्क्स का, और साथ में डिमिनिश्ड सेंसेशंस मिली। अब डिमिनिश्ड सेंसेशंस क्यों होती हैं डायबिटीज़ में, एंकल जर्क क्यों लॉस हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा मिलता है, ये सब हम पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को अर्ली डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम कौन सी यूज करते हैं, मेनली हम एस इनहिबिटर्स और एआरबीज यूज कर रहे होते हैं। और कौन सी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये आप सबको फिंगर टिप्स पे हैं जी। नेफ्रोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a 55-year-old मैन नॉन डायबिटिक फॉर लास्ट 10 years, मेटफॉर्मिन ले रहा है 1 ग्राम बीडी में, साथ में ग्लिकलाजाइड ले रहा है 80 मिलीग्राम। इन ओपीडी अब प्रेजेंट किसके साथ किया हमारे पास, पैरेस्थीसियास के साथ, और नॉन हीलिंग अल्सर है उसके राइट फुट पे। अब इम्यूनिटी किस तरह से सप्रेस होती है, अल्सर्स क्यों नॉन हीलिंग होते हैं, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। 2 years ago ही हैड एन अटैक ऑफ एमआई, एग्जामिनेशन पे उसकी पल्स 80 है, बीपी 160/100, रिड्यूस्ड वाइब्रेशन एंड पेन प्रिक सेंसेशन जो है वो हमें मिलती है लेग्स में। नॉन हीलिंग अल्सर भी है राइट फुट में, एंकल स्वेलिंग है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, फंडोस्कोपी पे हमें मिली है, साथ में प्लेटलेट काउंट है, प्रोटीन यूरिया है, ये सारी चीज़ें हैं। HbA1c उसका 9% से कम है। ब्लड शुगर रैंडम हमने कराई 290 तक आ गई। कोई भी 4 कॉम्प्लिकेशंस बता दें जी इस पेशेंट में, तो इसमें सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, इसकी आइज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, न्यूरोपैथी भी हुई है इसमें। ठीक है, ट्रीट किस तरह से करते हैं हम प्रोटीन यूरिया को, और कोई भी वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स बताने हैं जो हम पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी आ जाते हैं, हमारे पास जो सबकुटेनियस इंसुलिन है हम वो भी यूज़ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, वेरी गुड। रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट है ब्रीफ नोट लिखना है जी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस पे डायबिटीज़ की, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के ज़ाहिर क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं, तो वो आपसे पूछे हुए कि कौन कौन से हो सकते हैं। दिए मैं इनके आंसर्स, ये नीचे आंसर्स दिए हुए हैं कि अगर हम सिस्टम वाइज चलें तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। ये सारे आंसर्स ही दिए हुए हैं, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी का नाम मिले या किसी का ना आंसर दिया हुआ हो तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 18-year-old स्टूडेंट is admitted in emergency room with severe abdominal pain और persistent vomiting. एग्जामिनेशन पे डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, ये अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, ये डीके है, ये अभी कल लेक्चर होगा इसका। ठीक है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने भी मिस नहीं करना, इसमें से काफी दफा क्वेश्चन आता है। ये भी आप देख रहे हैं कि 3-4 क्वेश्चन तो सिर्फ डीके पे हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये डिस्कस करते हैं। 76-year-old फीमेल डायबिटिक पेशेंट on oral hypoglycemic drugs is admitted in emergency department with hypoglycemia. She was given 2 ampoules of dextrose, 50% and dextrose 10%, was started at the rate of 100 ml per hour. There is no improvement and blood sugar keeps on falling to low levels. The blood sugar level after 4 was
4 आवर्स के बाद हमने चेक किया तो 45 था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैनेजमेंट में? अब यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट दिखनी है। अब डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हमेशा जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स या डिफरेंट और जो हम इंसुलिन यूज़ करते हैं, हमेशा वही नहीं प्रिस्क्राइब करनी। डायबिटीज़ वाले पेशेंट हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया के साथ ही प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में, जब वो ओवरडोज ले लेते हैं इंसुलिन की। तो इसलिए हमने उसके सिम्टम्स देखने हैं, ये नहीं कि वो डायबिटिक है तो हमने हमेशा उसका ग्लूकोज लेवल लो ही करना है। अब यहाँ पे हमारे पास पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट किया है, तो हमने उसको इस तरह के एजेंट दे रहे हैं जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं। जैसे हम आईवी ग्लूकागोन दे सकते हैं, वेरापेमिल दे सकते हैं, ऑक्ट्रोटाइड दे सकते हैं। तो इस तरह के सारे एजेंट्स जो एंटागोनिस्ट होते हैं टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, जो कम करते हैं हमारे जो इंक्रीज करते हैं हमारे ग्लूकोज लेवल को। जैसे ग्लूकागोन है वो बढ़ाएगा, वेरापेमिल बढ़ाएगा, ऑक्ट्रोटाइड है वो भी बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी हमने कवर नहीं की कॉम्प्लिकेशंस है। अब नेक्स्ट हम थायराइड, एड्रीनल और पिट्यूटरी के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं तो उसकी आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। आवाज़ आ रही है सबको? युसरा काइंडली आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। ठीक है, चलें जी। अब नेक्स्ट हमारे वो स्टार्ट हो गए हैं जो हम हैं। 40-year-old फीमेल एडमिटेड इन आईसीयू। उसकी कंप्लेन क्या है? बहुत पैल्पिटेशंस है, पल्स 120 है, इर्रेगुलर। अब जिसने सीवीएस अभी हमने तो नहीं पढ़ा सेशन में, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको पता होगा कि जो इर्रेगुलर पल्स है वो किस में होती है? जी बिल्कुल, एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है। देयर आर नो एडेड हार्ट साउंड्स ऑन ऑस्कल्टेशन। शी हैज़ विजिबल स्वेलिंग इन हर नेक। अब नेक स्वेलिंग है तो उसने हमें एक साइन देना चाहा है कि हम थायराइड का सोचें। प्रोमिनेंट बल्जिंग आईज हैं। ठीक है, तो अब आप बताएं व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? यस, हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन उसने हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट बता दी, इसलिए अगर थायरोटॉक्सिकोसिस या थायरोटॉक्सिक एट्रियल फिब्रिलेशन लिखते हैं तब भी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ग्रेव्स डिजीज इट इज। अब नेक्स्ट है हमारे पास 25-year-old फीमेल। उसकी भी कंप्लेन क्या है? वेट लॉस है, लूज स्टूल्स हैं। She says that she eats well but has noticed significant weight loss over the past few months. Anxious है, fine tremors हैं उसके hands में, which are warm and sweaty. On the evening of her admission, she complains of severe chest tightness and palpitations. Heart rate 140 है और pulse irregular है। क्या diagnosis है इसका? यस, थायरोटॉक्सिकोसिस। बिल्कुल सेम वैसा ही सिनेरियो है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट भी सेम वैसा ही है। 22-year-old गर्ल है, एंडोक्राइन क्लिनिक में प्रेजेंट किया जी, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स और स्वेटिंग के साथ। एग्जामिनेशन जब हमने उसका किया तो उसका थायराइड एनलार्ज्ड है और थायराइड ब्रूई जो है वो ऑडिबल है। ठीक है, सेम सिनेरियो है, डिफरेंट थोड़े बहुत फीचर्स डिफरेंट करके दिए हैं, लेकिन पैल्पिटेशन हर किसी में बताई हुई होंगी, ट्रेमर्स हर किसी में बताया होगा, वेट लॉस भी बताया हो सकता है, पल्स का कैरेक्टर भी बताया हो सकता है कि इरेगुलर पल्स है, लूज टूल्स हैं, क्योंकि जीआई जो है उसमें इफेक्ट होता है थायराइड हार्मोन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 24-year-old लेडी, पैल्पिटेशंस है, डायरिया है, हीट इंटॉलरेंस है। तो क्या डायग्नोसिस? ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये इसका डायग्नोसिस बताएं सब। 30-year-old फीमेल कंप्लेन्स ऑफ लेथार्जी, लेसीट्यूड एंड वेट गेन। अब वेट लॉस नहीं बताया, अब ओवर एक्टिविटी नहीं बताई, अब लेथार्जी और लेसीट्यूड बताया है। यस, इट इज हाइपोथायराइडिज्म। इसमें और साथ में क्या बताया होगा, ये पॉइंट्स आप नोट कर लिया करें ताकि बाद में आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपको इजी हो उसको डायग्नोज करना कि इसमें लेथार्जी होगी, लेसीट्यूड होगा, वेट गेन होगा। और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो पेशेंट है वो पेल पफी होगा और उसकी स्लो स्लर्ड स्पीच होगी
और इसमें पल्स क्या होगी, पल्स इसमें 60 बीट्स पर मिनट दी हुई है, ठीक है, कम हो जाएगी। बीपी भी इसमें कम हो जाएगा, उसमें हम बीपी 160/100 तक पढ़ रहे थे, यहाँ पे उन्होंने 85 दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाइपोथायराइडिज्म। अब नेक्स्ट 45-year-old woman present with progressive, अब इसमें भी वीकनेस है, फटीग, एमेनोरिया फॉर द पास्ट 10 years। शी डज नॉट गिव एनी हिस्ट्री, फीवर उसको कोई नहीं है, डिस्निया भी नहीं है, वेट लॉस भी नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन के हमें पैलर मिला लेकिन कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, तब कोई उसको हेमाटोलॉजिकल इशू नहीं है, ब्लड प्रेशर उसका कम 12, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस में एलएफटीज आरएफटीज एक्सरे टेस्ट सब कुछ कराया हुआ है और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सिर्फ हीमोग्लोबिन उसका 10 था विद नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक पिक्चर। थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया तो फिर हमें क्या मिला, हमें T3 65 मिला, जबकि नॉर्मल हमारे पास 95 से 195 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब ये 95 से कम है, मतलब 65 है, ठीक है। फ्री T4 जो है वो भी हमारे पास 5 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी नॉर्मल रेंज 9 से 24 होती है, T4 भी कम है। TSH नॉर्मल 4 से 6 होता है, लेकिन इसमें TSH भी कम है। अब हर चीज कम है, T3 T4 TSH, यस इट इज हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी सेम वही सिनेरियो है, 34-year-old प्रेजेंट किया हमारे पास। अब ये इसने गायनी में प्रेजेंट किया है, ठीक है, मेनोरेजिया के साथ और वेट गेन के साथ। शी ऑल्सो वॉज बिकमिंग स्लगिश हो रही, वो सुस्त हो रही थी, उसकी एपिटाइट लॉस हो रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ठीक है। एग्जामिनेशन जब हमने किया तो उसका लो वॉल्यूम पल्स थी, ब्लड प्रेशर 135 था, स्किन ड्राई थी और उसकी पेरी ऑर्बिटल पफिनेस भी थी। जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें TSH लो होता है, CNS में कोई भी इशू है जिसकी वजह से हमारी TSH प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। डिफरेंट जो हमने कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म पढ़े थे उसमें एक हमारे पास प्राइमरी टाइप थी, एक सेकेंडरी टाइप थी। सेकेंडरी टाइप में क्या है कि थोड़ा ग्लैंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और प्राइमरी में हमारे CNS में इशू है जिसकी वजह से TSH नहीं आ रहा। अब TSH नहीं आ रहा तो TSH भी कम है, और जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वो भी कोई T3 T4 नहीं बना रहे, क्योंकि जाहिर है वो TSH को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, ठीक है। बस समझ आ गई आपको। प्राइमरी सेकेंडरी, आप प्राइमरी सेकेंडरी मेंशन नहीं भी करते तो इट्स ओके, आपको मेन डायग्नोसिस आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म भी लिख देते हैं तो इट इज अ कंप्लीट डायग्नोसिस। उसके बाद हमारे पास 30-year-old लेडी प्रेजेंट की है। अब ये भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, फटीग के साथ, वेट गेन के साथ, मेनोरेजिया और कॉन्स्टिपेशन के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास 28-year-old फीमेल प्रेजेंट की है विद एमेनोरिया एंड वेट गेन। उसकी कंप्लेन क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और लिथार्जी। उसमें हमारे पास क्या था, ट्रेमर्स थे, ओवर एक्टिविटी थी, लूज स्टूल्स थे। इसमें हमारे पास लॉस ऑफ एपेटाइट, लिथार्जी, कॉन्स्टिपेशन और वेट गेन होता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास वेट लॉस होता है, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस हैं ये कोई नोट कर ले, क्योंकि सब नोट कर ले अपने अपने, ताकि ये बातें आपको याद रहें। नेक्स्ट है हमारे पास 16 years old girl presents with irritability, brain scan shows basal ganglia calcifications, सीरम कैल्शियम लेवल लो है, हाई सीरम फॉस्फेट और लो यूरिनरी कैल्शियम। व्हाट इज द डायग्नोसिस? किसी को भी नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल, पैराथायराइड का इशू है, ठीक है। हाइपोपैराथायराइड की स्टेज है, क्योंकि उसने जो हमें लेवल्स दिए हैं कैल्शियम के वो लेस हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल।
कौन सा सिनेरियो? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 65-year-old patient reported with complaint of epigastric pain suggestive of peptic ulcer and passing renal stone multiple times and lethargy. ठीक है, मैं वो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं लाइवा एंड में। अभी आप ये वाला सिनेरियो देखें। अ 65-year-old patient reported with complaint of epigastric pain suggestive of peptic ulcer and passing renal stone multiple times, कि बार बार पेशेंट में रीनल स्टोन्स बन रहे हैं। ठीक है, और लिथार्जी है उसको। सीबीसी जब हमने कराया तो हीमोग्लोबिन 112 ग्राम्स, टीएलसी बिल्कुल ठीक है, प्लेटलेट्स जो हैं वो 3 लाख हैं, ठीक है बिल्कुल। सीरम क्रेटिनिन जो है 1.2 है, फॉस्फेट 3 है, कैल्शियम 12.1 है और विटामिन डी 30 है। जब हमने उसकी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराया तो इसमें हमें प्रोटीन मिली, हमें आरबीसीज मिले और हमें डब्ल्यूबीसीज मिले। कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमें हेल्प करेगी टू रीच द डायग्नोसिस? सबसे पहले ये बताएं कि इसका आंसर क्या है। यस, इट इज़ हाइपर पैराथायराइडिज्म, कि पेशेंट जो है वो मल्टीपल स्टोन्स पास कर रहा है। तो जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब स्टोन्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो कौन सी टाइप ऑफ स्टोन किस तरह रेज बनती है या किस तरह इंक्रीज होता है उसका रिस्क, वो एक अलग चीज़ है। हाँ जी, सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट लेवल हम कराएंगे टू रीच द फाइनल डायग्नोसिस। ये वो सिनेरियो है हाइपोकैल्सीमिया या हाइपो जो पैराथायराइडिज्म वाला। ठीक है, और ये अब जो हमने डिस्कस किया कि वो मल्टीपल स्टोन्स के रिस्क पे है, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट हमारे पास 32-year-old lady known case of carcinoma breast with bony metastasis एडमिट हुई है विद कंफ्यूजनल स्टेट। जब उसका एग्जामिनेशन किया वो ड्राउजी है, उसका बीपी 90/60 है, ठीक है, नॉर्मल से कम है, पल्स 120 पर मिनट रेगुलर है, अदर साइंस डिहाइड्रेशन और आल्सो प्रेजेंट। इन्वेस्टिगेशन जब हमने कराई तो हीमोग्लोबिन 9, टीएलसी 12,000, एएलटी 250, कैल्शियम 12.5। कैल्शियम की नॉर्मल रेंज है वो 8 to 10 होती है, या 8.5 to 10.5 भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। अब कैल्शियम का लेवल 12.5 है, तो मतलब कैल्शियम जो है उसमें रेज्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 55-year-old जेंटलमैन प्रेजेंट्स विद हेडेक। डॉक्टर ने नोट किया है कि उसके थिक और कोर्स फेशियल फीचर्स हैं। He told that his hands, feet and face started becoming large about 8 to 10 years back. मतलब अभी ही उसके जो हैंड्स, फीट और फेस है वो लार्ज होना शुरू हो गया और अब उसकी एज 55 ईयर्स है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम उसको 8 to 10 ईयर्स बैक स्टार्ट हुई, इससे पहले वो बिल्कुल ठीक था। He showed his photo 12 years earlier जब उसके शार्प फेशियल फीचर्स थे। नहीं, कार्सिनोमा और कैल्शियम लेवल का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। He showed his photo 12 years back earlier in which he had sharp facial features. जब भी हमारे पास होती है ना कार्सिनोमा में मेटास्टेसिस होती है, ये बोन डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, तो बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज मिलता है। ये पेशेंट जो है 55 ईयर ओल्ड है, अब 8 to 10 years बैक बिल्कुल ठीक था, उसने अपनी 12 ईयर्स की फोटो भी दिखाई, उसमें उसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल शार्प और फाइन थे, लेकिन अब उसके कोर्स फेशियल फीचर्स हैं और उसके हैंड्स, फीट और फेस जो है वो भी इनलार्ज होना शुरू हो गया है। डॉक्टर नोटेड हिज लार्ज स्पेड लाइक हैंड्स एंड फीट। तो अगर ग्रोथ जो है वो लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में एब्रप्टली इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसकी शॉर्ट वीडियो और पीडीएफ भी शेयर किया था ग्रुप में। ये टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ा? यस, एक्रोमेगाली, अच्छा लिखा ही हुआ है। ठीक है, ए से एक्रोमेगाली, ए से अडल्ट्स,
अडल्ट्स में इस तरह से अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो याद रख लें। अब नेक्स्ट भी हमारे पास सेम एक्रोमेगैली का ही सिनेरियो है। 35 ईयर ओल्ड वुमेन, उसने नोट किया है कि रिंग ऑन हर फिंगर हैज़ बिकम टाइट और उसका शू साइज भी इंक्रीज किया लास्ट ईयर से। अब 35 है, उसको एक साल से बस मसला है, उससे पहले बिल्कुल ठीक थी। शी कंप्लेन्स ऑफ जॉइंट पेन एंड नमनेस एंड टिंगलिंग इन हर थंब फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। एग्जामिनेशन पे उसकी ऑयली स्किन है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो 11 मिलीमोल है। ठीक है, अब इसका क्या डायग्नोसिस है? बिल्कुल सेम वैसा ही है जो हम पढ़ के आए एक्रोमेगैली। नेक्स्ट हमारे पास 38 ईयर ओल्ड मेल, ग्रेजुअली उसने नोटिस किया चेंज इन अपीयरेंस इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ हैंड एंड फीट। 38 ईयर ओल्ड मेल है, अब उसने फील किया है उसके हैंड एंड फीट लार्ज हो रहे हैं, तो दैट इज एक्रोमेगैली। Next है हमारे पास a 35-year-old woman presents with history of discharge from both nipples. It describes as the discharge as opaque, whitish color without any blood or local tenderness. She gave birth to her baby 3 years ago and breastfed her for 18 months, but since then she is amenorrheic. Lately she has started having early morning headache and gradual dimness of vision. ये गायनी में ज़्यादा अच्छा जो इसको रिलेट किया जा सकता है। She says that this dimness is particularly pronounced in her temporal field of vision. TSH हमने कराया 2.5 मिला, FSH अनडिटेक्टेबल, LHB प्रोलैक्टिन 180 मिला। इन्वेस्टिगेट एंड मैनेज, हमने कोई डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ, बस मुझे ये बताएं कि जो पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है ओपेक वाइटिश कलर डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें ब्लड नहीं है और ना ही कोई और प्रोडक्ट है, हम इसको क्या कहेंगे इस कंडीशन को? व्हेन द फीमेल इज हैव ओपेक वाइटिश कलर डिस्चार्ज फ्रॉम हर बोथ निपल्स। मिल्क डिस्चार्ज है तो मिल्क डिस्चार्ज को क्या कहते हैं? जैसे ईयर डिस्चार्ज को ओटोरिया कहते हैं, नोज से कोई डिस्चार्ज हो तो राइनोरिया कहते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? गलेक्टोरिया, हाँ जी गलेक्टोरिया कहते हैं उसको। ठीक है, और अब पेशेंट को एमेनोरिया भी है तो हम फिर गलेक्टोरिया के लिए इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इसकी डिटेल जो है आप गायनी में ज़्यादा अच्छी पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये कि हमारे पास जो दो हार्मोन्स होती हैं बेसिकली जो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सेक्रेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन कराती है और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो हम इन हार्मोन्स के लेवल देख लेंगे, कोई प्रोलैक्टिनोमा तो नहीं है जो ये कंडीशन कॉज कर रहा है, हम उसको चेक कर लेंगे। उसके लिए फिर हम सिटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, T4 इन सब के लेवल्स चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था लेकिन कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि हम किस तरह से लेवल करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं। यहाँ तक अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, अगर किसी को कोई बात नहीं क्लियर तो वो पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या किसी को कुछ समझ नहीं आई? बच्चों बोलो, बताओ तो सही। या भाई की जुबान में हाइपोक्सिया हो गया सबकी फिंगर्स को, सो गए वो सारे जाके। पफिनेस की बेस पे सिर्फ हम डिस्क्राइब नहीं करते कि हाइपोथायराइडिज्म है या कुशिंग है। कुशिंग में और बड़े फीचर्स हैं, जैसे कुशिंग में हमें पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है विद जो सेंट्रल ओबेसिटी के साथ प्रेजेंट करता है, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो उसमें वो वाले सारे सिम्टम्स हमने पढ़े थे। अब हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ, वेट गेन के साथ, लेथार्जी के साथ, एमेनोरिया या मेनोरेजिया, इसमें से कुछ भी हो सकता है। इन फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो कहेगा मुझे नींद बहुत आती है। किसका डायग्नोसिस पूछ रहे हैं आप? ठीक है मैम, हाइपर पैराथायराइडिज्म के लिए भी कैल्शियम ज्यादा हो तो डायग्नोसिस बनाते हैं? क्या मतलब हाइपरथायराइडिज्म के लिए भी कैल्शियम ज्यादा हो तो? हाइपर पैराथायराइडिज्म अगर है तो उसमें ऑब्वियसली हमें कैल्शियम का लेवल ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म को देखने के लिए कैल्शियम का लेवल भी कराएंगे, हम पैराथ हार्मोन को भी चेक करेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड को भी देखेंगे कि उसमें कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं होगी या खुदा ना खास्ता कोई इसमें इशू तो नहीं हो गया।
जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन बना रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो कैल्शियम लेवल है वो कर रहा है। तो हम इस तरह कॉज तक पहुंचेंगे। गैलेक्टोरिया का डायग्नोसिस, इसमें उन्होंने दोनों फीचर्स देंगे हैं, गैलेक्टोरिया भी और सेकेंडरी एमेनोरिया भी। तो इसलिए उन्होंने सिनेरियो ही इस तरह का दिया हुआ है, कोई एक डायग्नोसिस नहीं बनता। दैट इज व्हाई दे हैवंट आस्क्ड यू द डायग्नोसिस। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आप किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट आप दोनों चीजों की करेंगे, कि गैलेक्टोरिया तो उसको भी मैनेज करो, सेकेंडरी एमेनोरिया तो उसको भी मैनेज करो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने ये बहुत 2009-2010 में बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आया करते थे, नॉट एज सच सिनेरियोस। वो पूछते हैं आपसे पैथोफिजियोलॉजी, क्या कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट बताएं प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म का। क्या क्या हम एफएस में जो लिखते थे ऐसे लिख दीजिए हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब अगर ये वाला जो डायग्नोसिस है ये अगर किसी को नहीं आता तो उसको तो सजा मिलेगी। उन्होंने रिकवर किया है इससे, बिकमिंग वीक एंड लेथार्जिक, रिकरेंट जो हमारे पास प्रोसेस को हमने रूल आउट कर लिया, लूजिंग वेट, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, वेट लॉस है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है, टीबी की हिस्ट्री है, क्या डिजीज होगी। है ठीक है। जब भी हमारे पास टीबी जो डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस है, सिंपल ट्यूबरकुलोसिस है, वो कॉज करती है एडिसन डिजीज। इसके अलावा पिगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एडिसन डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, कि टीबी है, पिगमेंटेशन है, उसको उसको ओरल इनटेक रिड्यूस है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। ठीक है। और साथ में हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक कराया तो 90/60 है। तो ये सारा तो उसमें भी प्रेजेंट किया है विद lethargy. She noticed that she has become dizzy when stoop up. एग्जामिनेशन पे पिगमेंटेशन ऑफ बकल म्यूकोसा, आपको पिगमेंटेशन लाजमी 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 दी होगी सिनेरियो में। जब भी पिगमेंटेशन दी हो, पहली चीज जो आपने सोचनी है दैट इज एडिसन डिजीज। ठीक है। सेम वो सिनेरियोस एडिसन डिजीज के, उसमें आ जाता है 38 ईयर ओल्ड में फीमेल मैन कंप्लेन की है जी, नाइट स्वेट्स, फटीग और डिजीनेस की। एग्जामिन है उसकी स्पाइन एंड स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर रीडिंग 105 एंड 90/60, पोस्चरल हाइपोटेंशन है। ठीक है। तो हाइपोटेंशन इज अ फीचर ऑफ एडिसन डिजीज।
चलिए जी, हम एडिसन डिजीज की बात कर रहे थे कि उसमें हमारे पास पेशेंट फटीग के साथ प्रेजेंट करेगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा, पिगमेंटेशन हुई भी होगी उसकी बॉडी पे, उसकी पाल्मर क्रीज पे, तो वो पिगमेंटेशन के साथ प्रेजेंट करता है। एडिसन डिजीज में इतनी मार्क्ड पिगमेंटेशन होती है कि एक दफा आप पेशेंट देख लो, आपको वो सारी जिंदगी याद रहता है। तो कभी मेडिसिन में या पीरियड्स में आपको ऐसा कोई पेशेंट देखने का मौका, इस तरह का पेशेंट सारी जिंदगी नहीं भूलता। ठीक है। नेक्स्ट 38-year-old widow जो उसने प्रेजेंट किया फटीग, मलेज, वेट लॉस और एनोरेक्सिया के साथ पोस्टरल डिजीनेस भी उन्होंने बता दी जी, इंटरमिटेंट abdominal पेन और darkening of her complexion, darkening of complexion सोचना है। हाँ जी, अब पक्का बंदोबस्त हो गया, अब इंशाल्लाह 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 कोई मसला नहीं होगा। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि विडो हम प्रेजेंट किया विद कंप्लेन ऑफ फटीग, मलेज, वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया। कोई हिस्ट्री नहीं है पोस्टल, देयर इज आल्सो हिस्ट्री ऑफ पोस्टल डिजीनेस, और साथ में हमें क्या मिला, एब्डोमिनल पेन, डार्कनिंग ऑफ हर कॉम्प्लेक्शन। उसके अलावा जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो उससे हमें पता चला कि फीमेल जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है। अब डार्क कॉम्प्लेक्शन से हमें अंदाजा हो गया कि ये एडिसन डिजीज है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमारे पास 35-year-old मैन प्रेजेंट किया है विद मेडिकल उसकी कंप्लेन क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। चेक किया तो 98 है, रेस्पिरेटरी रेट 16 है।
आपके पास इंक्रीज आता है ब्लड प्रेशर, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स होती हैं हेडेक, नर्वसनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन। तो इस तरह के सिम्टम्स जब भी आते हैं तो आपने फियोक्रोमोसाइटोमा का सोचना है। हाइपरटेंशन का सिनेरियो आपको जब भी आएगा तो वो फियोक्रोमोसाइटोमा के रेफरेंस से आएगा, के साथ और कोई सिम्टम नहीं दिया हुआ, सिर्फ हाइपरटेंशन के साइंस दिए हुए हैं। तो इसका जो आपका फर्स्ट डिफरेंशियल बनना चाहिए आपके जहन में, तो दैट मस्ट बी फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा का ही सिनेरियो है, उसने प्रेजेंट किया है पैल्पिटेशन के साथ, सवियर हेडिक के साथ। सवियर हेडिक, पैल्पिटेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, दैट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, he has had at least 2 similar episodes उसको होती रहती हैं, उसको सम पिल्स ले रहा था वो बिकॉज क्यों उसको रिकरेंस हो रही थी इन सिम्टम्स की। फिजिकल एग्जामिनेशन पे थिन यंग मैन है, उसको एंक्शियस है। अच्छा, हाइपरटेंशन में बंदा एंक्शियस होगा। डायफोरेटिक का क्या मतलब है, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बीपी उसका ज्यादा है, टेम्परेचर 98, पल्स 86, रेस्पिरेटरी रेट 16 है उसका। जब उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। क्यों उसने बताया थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, क्योंकि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट थायरोटॉक्सिकोसिस देन इट इज नॉट द डायग्नोसिस, इट इज नॉट द कंडीशन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस में ऑब्वियसली थायराइड फंक्शन नॉर्मल नहीं मिलते। तो जब सारे बीपी के साइंस हो, बाकी सारी कंडीशन रूल आउट हो जाए, तो हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल है दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये डॉक्टर तहरीम ने अपनी जो मैंने वीडियो और पीडीएफ शेयर किया था उसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है। नेक्स्ट, ये तो हमारे जीआईटी में हम इसको कवर कर चुके हैं। ये हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा सिनेरियो है। 60 ईयर ओल्ड मेल है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री है। ये हम सेम सिनेरियो पहले कर चुके हैं। जब भी हमारे पास रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री आएगी तो आपने पहली चीज क्या सोचनी है, एडिसन में ब्लैक पिगमेंटेड स्पॉट्स नहीं होते, उसमें डार्कनिंग या पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है, बट दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। वहां पे एक अगर क्रीजेस पे है तो उस सारी क्रीजेस पे पिगमेंटेशन होगी। नेप ऑफ द नेक पे तो सारी नेक पीछे से हमें ब्लैक मिलेगी। ठीक है, बॉडी में नकल्स जो है वो हमें ब्लैक मिलेंगे, उसके अलावा हमें हैंड्स जो है वो ब्लैक मिलेंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पिगमेंटेशन हुई हुई स्किन की। स्पॉट्स नहीं बनते एडिसन डिजीज में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री है तो इसका मतलब हमें क्या सोचना चाहिए, कैल्शियम लेवल ज्यादा है, और कैल्शियम लेवल उसने दिया भी हुआ है 13। अच्छा जी, वैसे तो आपको नॉर्मल लेवल अगर हर चीज के याद हो जाते हैं दैट इज वेरी गुड, आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप मोस्टली चीजों के याद कर लो, ये नहीं कि हर चीज के जी थायराइड पैराथायराइड हार्मोन कितनी होती है, ये सब कुछ इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक लेवल्स पता होने चाहिए। हीमोग्लोबिन का कितना होता है, डब्ल्यूबीसीएस कितने होते हैं नॉर्मल, आरबीसीएस कितने होते हैं, कैल्शियम कितना होता है बॉडी में, सोडियम कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है, एएलटी ईएसटी कितने होते हैं। ये जो 7-8 लेवल्स है ना, ये आपने मस्ट करने हैं। ठीक है, अब हम कैल्शियम का पीछे पढ़ के आए हैं 13 उसका जो अब इस सिनेरियो में पेशेंट का 13 कैल्शियम लेवल है, तो इज इट लो और इज इट हाई? मुझे तो लग रहा है 13 है तो लो होगा, वेरी लो कैल्शियम लेवल है। इज इट लो? किसी को जो हम पीछे कैल्शियम का लेवल पढ़ के आए हैं, व्हाट वाज दैट? नो, हाई। व्हाई इट इज हाई एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑन व्हिच यू आर डिसाइडिंग? कितना होगा? 10 से ज्यादा होगा तो हाई कह देंगे। हाँ जी, 8 to 10 इज द रेंज। 10 से ज्यादा है तो हाई है, 8 से लो है तो दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आज आपको कैल्शियम का लेवल तो याद हो गया। इसी तरह आप हर लेक्चर में एक एक लेवल बस याद करते रहें, आपको एंड पे लेवल्स आते होंगे इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड का सिनेरियो। 33 ईयर ओल्ड मेल, उसका रूटीन मेडिकल चेकअप किया, उसको हमने एवेलुएट किया थायराइड स्टेटस के लिए, हमें उसका TSH 6 मिला, हालांकि ज्यादा मिला। T4 16 मिला, नॉर्मल है। T3 2 मिला, दैट इज हाई। अब TSH हमारे पास हाई है, T3 जो है वो हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, और T4 जो है वो हमारे पास नॉर्मल रेंज में है। तो व्हाट इज द एबनॉर्मेलिटी?
TSH ज्यादा होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारा CNS रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये बाकी लेवल्स में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि ये अगर TSH हमारे पास ज्यादा है तो T4 मस्ट बी लो एंड T3 मस्ट बी लो। ठीक है, तो ये इस तरह से होना चाहिए कि T4 कम है और T3 भी कम है और TSH ज्यादा है, तो देन इट इज सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। क्योंकि सेकेंडरी में आपका CNS से रिस्पॉन्ड तो आ रहा है, आपका टिश्यू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास गर्ल प्रेजेंट किया रिकरेंट पैल्पिटेशंस के साथ इरेगुलर पल्स। अब पैल्पिटेशन, इरेगुलर पल्स, ट्रेमर्स, वेट लॉस, लूज मोशन, ये सब हम किस में पढ़ के आए हैं? हाँ जी, वही मैंने बताया कि T4 जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। चलें जी, जल्दी जल्दी बताएं कि आपने किस में पढ़ा है ये। पैल्पिटेशंस हैं, ट्रेमर्स हैं, वेट लॉस है, लूज टूल्स हैं, इरेगुलर पल्स है। तो क्या है ये? कुशिंग डिजीज है या कुशिंग सिंड्रोम है या एडिसन डिजीज है या हाइपरथायराइडिज्म है? ये किस में हम पढ़ के आए हैं? यस, हाइपरथायराइडिज्म में हम पढ़ के आए। वेरी गुड। चीजों को डिफरेंशिएट किया करें ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको इजीली पता चल जाए कि इसका क्या डायग्नोसिस है। अब इसका डायग्नोसिस बताएं, ये पता चल जाएगा कि कल के जो हमने टॉपिक्स असाइन किए थे किस किस ने पढ़े हैं। A 68-year-old previously healthy male admitted in ICU being treated with ceftriaxone and azithromycin। ठीक है, पहले एडमिट था किसी भी मसले की वजह से, उसको हमने सेफ्ट्राइजोन और एजिथ्रोमाइसिन दी और अब उसको कंफ्यूजनल स्टेट डेवलप हो गई है। वर्कअप जब हमने कराया तो उसकी BSR जो मतलब ब्लड शुगर रैंडम जो है दैट इज 130, सीरम सोडियम 118, पोटेशियम 4.2, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94। ठीक है, रूम एयर में 92 से ज्यादा अगर रूम एयर पे आ रही है सैचुरेशन तो दैट इज फाइन। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? तो लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है? ये कल का लेक्चर जिसने पढ़ा है उसको तो ये डायग्नोसिस मस्ट आना चाहिए कल के टॉपिक से। यस, वेरी गुड फजर, वेरी गुड हमजा। इट इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट जो हमारे पास ADH सेक्रेशन है। वेरी गुड रोताब, मतलब कि आप लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ, इंशाल्लाह आपको इसका फायदा एंड पे जरूर जरूर होगा। आई नो आपकी रूटीन आजकल हेक्टिक है, थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेक्चर के लिए टाइम, फिर पढ़ने के लिए टाइम, लेकिन आप ये जो थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड पे आपको इसका बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 30-year-old फीमेल जी, इमरजेंसी में आई है हाइपोटेंशन के साथ, कोई उसकी फीवर और कार्डियक इशू की हिस्ट्री नहीं है। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एपरेंट ब्लड लॉस। डिटेल जब हमने हिस्ट्री दी तो उससे हमें पता चला शी हैड एमेनोरिया फॉर लास्ट 3 इयर्स। 3 साल से उसको एमेनोरिया है। 2 किड्स हैं और यंगर किड्स ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ा था इतना ज्यादा। 6 पिंस। एग्जामिनेशन पे पेल लुक है, उसका थिन हेयर एंड लेटरल आईब्रोज मार्जिन भी लॉस है। तो जब भी हमारे पास कोई भी फीमेल आएगी इस हिस्ट्री के साथ कि अब उसको एमेनोरिया है और फिर हम उसकी डिलीवरी की हिस्ट्री लेंगे कि जो उसका लास्ट बेबी बॉर्न हुआ है उसके वक्त उस टाइम पे उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। अब यहाँ भी जब हमने डिलीवरी की हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि उसका जो यंगेस्ट 1 चाइल्ड है उसकी बर्थ के टाइम पे शी हैड 6 पिंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब उसको सीवियर हेमरेज हो गया था। तो जब भी सीवियर हेमरेज होता है तो वो हेमरेज हमारे पिट्यूटरी को भी डैमेज करता है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम में हमारा पूरा पिट्यूटरी डैमेज हो जाता है सीवियर हेमरेज की वजह से, तो उस कंडीशन को हम शीहान सिंड्रोम कहते हैं एंड दैट लीड्स टू पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कि पिट्यूटरी इतना अफेक्ट हो जाता है कि उसकी सारी जो उसने हार्मोन्स रिलीज करनी होती हैं वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो जब भी फीमेल आएगी इमेनोरिया की कंप्लेन के साथ और डिलीवरी में उसकी हिस्ट्री होगी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो पहली चीज जो आपके जेहन में आनी चाहिए दैट इज शीहान सिंड्रोम। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट में पेस्ट कर लें और आपको पता हो। यहां तक अगर आज किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ ले।
SIADH वाला सिनेरियो के पिकिंग पॉइंट्स बता दें। हाँ, जब भी आपके पास सिनेरियो आएगा SIADH का, तो उसमें आपने मतलब अब नाम से ही जाहिर है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सेक्रेशन, ठीक है, ADH सेक्रेशन इनएप्रोप्रिएट हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि हमें सीरम ऑस्मोलैलिटी कम मिलेगी, हमें यूरिन ऑस्मोलैलिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमें यूरिन सोडियम इंक्रीज मिलेगा, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल पॉइंट ऑफ SIADH, ठीक है, कि यूरिन सोडियम जो है वो हमें इंक्रीज मिलेगा, मतलब पेशेंट और उसमें और पेशेंट क्या होगा कि सोडियम का लॉस ज्यादा हो रहा है तो बॉडी में सोडियम कम हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है उसको, तो हाइपोनेट्रीमिया का हमें कोई और कॉज नहीं मिलेगा। तो जब हाइपोनेट्रीमिया यूरिन में सोडियम ज्यादा हो और बॉडी में सोडियम कम हो और कोई और हाइपोनेट्रीमिया का कॉज ना मिल रहा हो, तो दैट कंडीशन विल फेवर SIADH, ठीक है। आयशा, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आयशा, अलीना, फातिमा, समझ आ गई है आप सबको जो लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे SIADH को? चले जी, वेरी गुड। अब अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, कोई सिनेरियो नहीं समझ आया, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, आप चैप्टर के स्टार्ट में ऐड कर दिया करें, पिक्चर बना के उसको पेस्ट कर दिया करें, ताकि जब भी आप चैप्टर खोलें आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स आपकी आंखों के सामने हों। शिहान सिंड्रोम का मैंने ये बताया कि जब भी कोई लेडी आपके पास आएगी हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया के साथ, तो आपने उसकी डिलीवरी की हिस्ट्री लाजमी लेनी है। इफ शी गिव्स द हिस्ट्री कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको मैसिव हेमरेज हुआ था, या अब उसको जाहिर मैसिव हेमरेज से क्लिनिकल टर्म पेशेंट्स को नहीं पता होती, तो पेशेंट क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि जब मेरे यंगेस्ट वन की या जो मेरा लास्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ है उसकी डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर साहिबा मुझे ब्लड बहुत ज्यादा लगा था कि मुझे 6 बोतलें खून की लगानी पड़ गई थी। तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को उस टाइम पे मैसिव हेमरेज हुआ होगा। अब मैसिव हेमरेज जब होता है तो हमारा पिट्यूटरी को भी ब्लड सप्लाई नहीं जाती, हमारा पिट्यूटरी भी इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पिट्यूटरी इतना डैमेज हो जाता है कि वो अपनी हार्मोन्स भी सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं करता। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड शिहान सिंड्रोम, ठीक है। शिहान सिंड्रोम लीडिंग टू जो है हमारे पास पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, कि पिट्यूटरी इतना डैमेज हो जाता है अपनी कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी, ये कुछ खवातीन हमें ये आके बताती है कि मुझे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डॉक्टर साहिबा खून बहुत पड़ा था। अब इस तरह के वर्ड्स जिनकी गायनी ऑब्स की वार्ड लगी हुई है उन्हें तो बहुत अवेयरनेस होगी इस किस्म के वर्ड्स की, इस किस्म के टर्म्स की, तो लेकिन आपको भी शिहान सिंड्रोम की रेफरेंस से ये पता होना चाहिए कि जो खून बहुत पड़ा था, मुझे 6 बोतलें खून की लगानी पड़ गई थी, तो इन चीजों से आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल बन रहा है दैट इज शिहान सिंड्रोम। एमेनोरिया विद मैसिव ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये 2 पॉइंट्स जब भी आए तो आपके जहन में शिहान सिंड्रोम आना चाहिए, ठीक है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? फातिमा, कोमल, अलीना, समझ आ गई आप सबको? इन सबके नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये लोग चैट में बताते हैं कि इन्हें क्या चीज समझ आई है क्या नहीं, जिनके नाम नहीं ले रही उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आप लोग भी बोला करें, बताया करें, जो बात समझ आ गई है, जो बात नहीं समझ आई तो उससे बेशक 10 दफा पूछा करें। हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है हम आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन जब तक आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप पूछेंगे नहीं तो हम उसको, हमें कैसे पता चलेगा आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ यूक्यूज ऑफ एंडो। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, कोई पॉइंट रह गया हो, किसी क्वेश्चन का कोई चीज ना समझ आई हो तो आप ग्रुप में भेज दें, वहाँ पे मैं हूँ, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑल द टाइम अवेलेबल हैं, वो आपको जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं आंसर मिलता, आप 2 दफा भेजें, 3 दफा, 4 दफा भेज दें, आपको जरूर उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ओजीटीटी अलीना मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप से, जो लोग हॉस्टल्स में हैं उनसे कांटेक्ट में रहा करें, रोज 5-10 मिनट निकाला करें उनसे बात करने के लिए, उनसे उनका हाल चाल पूछने के लिए, ठीक है। वो वेट कर रहे होते हैं आपकी कॉल का, आपकी बात का, कि कब आप बात करेंगे, कब आप बताएंगे आपका दिन कैसा रहा, ठीक है। तो उनसे 5-10 मिनट जरूर बात किया करें, उनके लिए ढेर सारी दुआ किया करें, उनसे उनका हाल चाल पूछा करें। माँ बाप बहुत बहुत बड़ी नेमत होते हैं, अगर आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, आप इस नेमत से फायदा उठा रहे हैं, तो यू आर द लकीएस्ट वन ऑन दिस अर्थ। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, उनसे उनका हाल चाल पूछें, उनसे पूछें आपने खाना खाया या नहीं, आपकी तबीयत ठीक है,
अगर वो खुदा ना खास्ता उन्हें कोई किसी के माँ बाप बीमार हैं तो पूछा आपने मेडिसिन ली है या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आप लोग तो शायद इतना फील ना करें, लेकिन आपके पेरेंट्स बहुत फील करते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को लंबी जिंदगी दें और उन्हें हमेशा हमेशा खुश रखें, ठीक है। बस इस दुआ के साथ, और अल्लाह ताला आप सबको भी अच्छा डॉक्टर बनाए। आपने बहुत बहुत अच्छा पढ़ना है, बस ये थोड़े हेक्टिक दिन है, बस ये गुजर जाएं, फिर आपने इंशाल्लाह अगले साल हाउस जॉब कर रहे होना है और आपको याद भी नहीं रहेगा कि हमने कोई मुश्किल टाइम भी गुजारा है, ठीक है। चलें जी, किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेरी है तो ग्रुप में पूछ लें, बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।